हेलो एवरीवन, हियर इज़ योर फ्रेंड सैफ। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो ये वही वीडियो होने वाला है जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए और उसके लिए क्या प्री कंडीशंस होने चाहिए। और इस वीडियो में ही हम एक डिटेल्ड प्रोसेस देखेंगे जिसमें पूरा शॉर्ट नोट्स मैं बना के दिखाऊंगा। हम्म, तो अभी मैं एक स्टेप वाइज चलूंगा जिसमें मैं सारी शॉर्ट नोट्स के तरीकों को बना बताऊंगा आपको। तो अभी स्टार्ट से हम देखते हैं। सबसे पहले हमें शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कुछ प्री कंडीशंस फॉलो करने होंगे, जिसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स कभी भी फर्स्ट गो में नहीं तैयार होंगे। उसके लिए हमें एटलीस्ट 3 रीडिंग्स होनी चाहिए हमारी। जो मेन सोर्स है, कोई भी हम सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसकी मिनिमम 3 रीडिंग्स होनी चाहिए। और हम जो है उसको अंडरलाइन करके रखे हों। जिस अंडरलाइन सेक्शन से ही हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ना कि फिर पूरी बुक्स को डिटेल में हर बार पढ़ें। और ये शॉर्ट नोट्स हमें फाइनल एग्जाम में भी काम देंगे। इसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि शॉर्ट नोट्स केवल हमारे कंटेंट बेस्ड नहीं होना चाहिए, हमारे पीवाईक्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उसके लिए हम डिटेल पीवाईक्यू के फॉर्मेट को देखेंगे, क्योंकि हमारे शॉर्ट नोट से पीवाईक्यू आंसर हो जाने चाहिए, तभी हमारे शॉर्ट नोट्स का कोई रिजल्ट होगा। नहीं तो बस वो शॉर्ट नोट्स बन के रह जाएगा, हम उसको कभी रिवाइज नहीं करेंगे। और इसके लिए हमारे पास कंटेंट होने भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कभी भी शॉर्ट नोट्स वन गो में नहीं बनेगा। शॉर्ट नोट्स बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ होता है, जो रिवीजन अपॉन रिवीजन जो होगा इम्प्रूव होगा और उसमें कंटेंट इंक्रीज होंगे। तो इसके लिए हम एक डिटेल में एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। और ये मेरे लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको मैं इस वीडियो में हैंडल करने की कोशिश करूँगा। पहला, पीवाईक्यू हम कैसे एनालाइज करें शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। फिर शॉर्ट नोट्स में हमारे स्पेस कैसे मैनेज किया जाता है, और डेटा डेफिनेशन को हम कैसे यूज करते हैं, और टॉपर्स अपने आंसर में कैसे इस शॉर्ट नोट्स को यूज करते हैं, और लास्ट में कैसे हम जनरल कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पीवाईक्यू देखने जाऊंगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम पीवाईक्यू एनालाइज करके और कैसे हम उसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अभी एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का शॉर्ट नोट्स बना के दिखाऊंगा, और इसमें बताऊंगा कि हम कैसे पीवाईक्यू का यूज़ करते हैं और उसी के हिसाब से हम अपने कंटेंट को अलाइन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मैं अगर शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है, मैं एक पीवाईक्यू का लिस्टिंग करूँगा। उसमें क्या होता है कि आप या तो पीवाई का क्यू के लिए एक मार्जिन पे लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग का मतलब ये है कि हम पीवाईक्यू को 1 2 3 करके और उसके जो मेन कंटेंट को लिखेंगे, ना कि पूरे पीवाईक्यू को लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा हम नहीं लिखेंगे, उसमें मेन कंटेंट या डिमांड को लिखेंगे। तो ये हम यहाँ मार्जिन पे भी लिख सकते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और एक स्पेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए टिक बॉक्स होगा, जिसको हम पूरा नोट्स बनाने के बाद देखेंगे कि हमने इसको कितना कवर कर लिया है। तो अगर हम पीवाईक्यू देखें तो मेरे पास कुछ लिस्टिंग है। ये ऑनलाइन मिल जाता है, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही है। तो अब मैंने यूज किया था, आप भी यूज कर सकते हैं इसका। सबसे पहले मैं देखूं तो एक, जैसा कि ये क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है ये। अब इस क्वेश्चन को हम अगर देखेंगे तो इसमें पूछा गया है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज़ नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। क्रिटिकली एग्जामिन क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड गिव योर व्यूज टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ओके। तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये जो होगा, एक डायमेंशंस तो पता है कि उसके निगेटिव्स के बारे में बात करनी है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये हमारा कीवर्ड ये भी है कि क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो इसका मतलब हमें कुछ पॉजिटिव्स भी इसके बताने होंगे जिसका हम क्रिटिक कर पाए। ओके। और एक हमारे पास इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए और एक कंक्लूजन भी होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो किसी भी क्वेश्चन में यही पार्ट होंगे, इंट्रोडक्शन
और बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। डिपेंड करता है कि हम इन तीनों पार्ट्स को जो है लिंक कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन का कंटेंट होना चाहिए, बॉडी का कंटेंट होना चाहिए और कंक्लूजन का कंटेंट होना चाहिए, और हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिंक करते जाएंगे। तो अभी मैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो है दिखाता हूँ कि मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा, और जो है उसके हिसाब से बाकी क्वेश्चन को भी कैसे हैंडल करूंगा। ठीक है, मेरा नोट्स एक ही होगा, एक ही फॉर्मेट होगा, उसी को मैं डिफरेंट क्वेश्चन के हिसाब से अलाइन करूंगा। तो अब हम अपने नोट्स सेक्शन पे चलते हैं, जिसपे मैंने वेरियस सोर्सेज से अपने स्टडी को किया है, और उसके बाद से जो है मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और आप भी बहुत सारे सोर्सेज जो जो पढ़ते हैं उसको लास्ट में एक निचोड़ बनाने के लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें, और जिसका यूज आप फाइनल एग्जाम में करेंगे। तो सबसे पहले एक हमारे पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम कुछ कंटेंट पहले से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम सारे टॉपर्स में देखेंगे कि एक इंट्रोडक्शन होता है, कॉमन होता है, कि ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd पंचायती राज की हम बात करें तो केवल 73rd की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक वर्ड यूज कर लिया जाए, और उसको हम लिंक करेंगे कि इसका एम क्या था। तो ये एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मैकेनिज्म था। ठीक है, और एक मैंने किसी टॉपर की कॉपी से ही पढ़ा था कि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी पे बेस्ड है। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ठीक है, तो अब कोई से भी क्वेश्चन आएंगे तो मेरे पास ये वर्ड और ये एक कीवर्ड और एक ये कीवर्ड मैं हमेशा इंट्रोडक्शन में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये जनरल चीज़ है। उसके बाद मेरे पास एक डेटा था, मैंने किसी करंट अफेयर में पढ़ा था कि अराउंड 32 lakhs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये जो होगा दिखाता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो मैं इस चीज़ को भी अपने नोट्स में लगा दूंगा। केवल मैं इतना लिख दूंगा कि 32 lakhs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और ये मेरा एक इंट्रोडक्शन में मैं कहीं कहीं भी इसको यूज कर सकता हूँ। अगर कभी वुमेन्स के बारे में पूछेगा तो मुझे एक और डेटा याद है कि जो है अराउंड 47% जो है जो कि हमारा 15 लाख होता है, ये वुमेन्स है। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो एक ये डेटा हो गया, और उसके बाद से हमें ये याद होना चाहिए कि इसका आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल हमें पता है कि 243। ठीक है, अब इसके सब पार्ट्स हैं, वो हम डिफरेंट डिमांड्स के हिसाब से डिफरेंट उसको यूज कर लेंगे। जैसे हमारे पास है 243G है, जिसको हम दिखाते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है डिवॉल्व होना चाहिए स्टेट्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इसमें हम लेवल जो होगा दिखा सकते हैं, एक ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, और इसको जो है डिफरेंट लेवल को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट लेवल, और जो है ये पंचायत लेवल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेवल। अब हम किसी भी क्वेश्चन में ये डायग्राम यूज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम अब इसमें नेक्स्ट क्या इंक्लूड करेंगे। तो कभी भी देखेंगे तो अब जैसे यही क्वेश्चन था हमारा पिछला क्वेश्चन, तो उसमें ये पूछा हुआ था कि क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, तो अब उसके लिए हमारे पास एक इफेक्टिवनेस का भी डायमेंशन होना चाहिए कि वो इफेक्टिव रहा था। ठीक है, और अभी भी है, लेकिन उसमें कुछ लेकुना है, तो हम उसको लिमिटेशन में डील करेंगे। तो अब यहाँ पे एक हम बनाएंगे कि अभी तक क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। ठीक है, या ये एक और पीवाईक्यू हमने देखा था यूपीपीएससी में, पूछा है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद से क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो ये दोनों अचीवमेंट्स में आ जाएंगे। तो पहला ये अचीवमेंट लिख सकते हो कि जो है इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ा है। फिर दूसरा यहाँ पे एक और अचीवमेंट लिख दो कि मार्जिनलाइज सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिला है। ठीक है, जो कि एक पीवाईक्यू भी है। तीसरा क्या है कि ये अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करता है, और इसमें हम एक सोशल ऑडिट का एंगल डाल सकते हैं। ठीक है, और एटी फॉर सोशल ऑडिट, सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये है हमारा एक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूशन को हम यूज कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। थर्ड एंड फोर्थ अचीवमेंट ये है कि ये इंक्रीज करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, जैसे कि हम केरला का एग्जांपल दे सकते हैं, जो बहुत सारे जो है ये पंचायत जो है कोविड और
केरला फ्लड में भी जो है वहाँ पे वर्क किया था। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस इंक्रीज कर देते हैं ग्राउंड लेवल पे। दूसरा क्या होता है कि लोकलाइज्ड प्रॉब्लम को जो है वो सेंटर स्टेज पे ला देते हैं, ठीक है, सेंटर स्टेज पे, ठीक है। तो ये अचीवमेंट्स हो गया। तो अचीवमेंट्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मेन जो आता है इशू वाले पार्ट, जिस पे कई सारे पीवाईक्यू आ चुके हैं। तो अब इशू वाले पार्ट को हम हैंडल करेंगे, ठीक है। अब कभी भी इशू पूछता है तो हम तीन चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं, जो कि हमारे सेकेंड एआरसी ने बताया था और ये हमारे लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। तो इसमें यह होता है फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी, ये तीन इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो है इनको हम इश्यूज में नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है फंड में क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो फंड में हमारे पास बहुत सारे जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो अभी तक फॉर्म नहीं हुए हैं, ये एक हो गया। दूसरा क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ द फंड जो होता है टाइड फंड है, यहाँ पे सेकेंड एआरसी लिख दो, ठीक है। और उसके बाद से जो है मेजोरिटी ऑफ द टैक्सेस जो होते हैं वो स्टेट के पास जाते हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी टैक्स भी है, वो पहले वो जो है जो लोकल बॉडीज के पास जाता था, उसमें भी जो है इसको भी एबोलिश किया जाता है। बहुत सारे स्टेट ने इसको एबोलिश कर दिया, जैसे कि ये राजस्थान है और हमारा हरियाणा है। तो इन सब जगहों पे जो है इनको जो है एबोलिश कर दिया गया। तो इससे फंड की कमी आ रही है। सेकंड, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि रेवेन्यू जो है हम जो है अपना उनका खुद का रेवेन्यू जो होगा, खुद का रेवेन्यू जो होता है वो बहुत कम है, ठीक है। और जैसे कि लक्ष्मीकांत ने एग्जांपल दिया है कि स्टेट जो पंच पीआरआई जो होते हैं वो रिलक्टेंस है इनके पास कि वो लोकल लेवल पे टैक्स लें, ठीक है। रिलक्टेंस है, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर या लैंड टैक्स है, ये सब चीज़ों में इनका रिलक्टेंस है। तो ये एक इशूज हो गए, ठीक है। वैसे ही फंक्शन का एक बना देंगे। फंक्शन में होता है पैरेलल बॉडीज वाला आ जाएगा कि पैरेलल बॉडीज जो होते हैं वो उनके फंक्शंस को ओवरटेक कर रहे हैं। एमपी लेड स्कीम है जिससे सेंट्रलाइजेशन हो जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी का रोल इंक्रीज हो रहा है। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से जो है नीति आयोग का जो है स्कीम है, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है। तो उसमें क्या होता है कि जो है नीति आयोग डायरेक्ट प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग रोल जो होगा उसमें कमी आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनरीज जो होते हैं इनके इश्यूज हैं, ठीक है। तो फंक्शनरीज हो गया, ठीक है। तो अब इसमें दिखा सकते हैं कि सेक्रेटरीज की कमी है। पंचायत तो सबने देखा ही होगा, वहाँ पे देखते हैं पंचायत सचिव की क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है। सेक्रेटरीज इशू है, सपोर्ट स्टाफ नहीं है, ठीक है। और पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है लोकल लेवल पे, जो कमिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। और कुछ जनरल जो लिमिटेशन है, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं वो कंस्टिट्यूट नहीं करती हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ को हैं, और जो है म्यूनिसिपल प्लानिंग कमिटीज़ हैं। तो ये भी है, एक इशूज़ है। वुमेन का इशूज़ है, वुमेन को एज अ टोकन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सरपंच पति का इशू है, ठीक है। तो ये सब इशूज़ हैं। तो ये इशूज़ में आ गए। अब उसके बाद से हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा, हम कंक्लूजन पार्ट के कैसे करें। अब कंक्लूजन 10 मार्क्स में होगा तो उसमें हम रिकमेंडेशन वगैरह दे के कंक्लूड कर देंगे। पर 15 मार्क का होगा तो उसमें प्रॉपर रिकमेंडेशंस लिखने होंगे, या इसी को हम बोल सकते हैं या वे फॉरवर्ड, ठीक है। वे फॉरवर्ड लिखना, उसके बाद से कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो उस कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को हमें पहले से तैयार करना होगा। तो उसमें क्या होगा, वही चीज़ को फिर से डील करा जाए कि फंड के इशू को कैसे करेंगे कंट्रोल, फंक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, और फंक्शनरी। लास्ट में एक पीवाईक्यू है जिसमें फंक्शनैलिटी को भी पूछा था, तो उसको भी हम डील करेंगे, ठीक है। फंक्शनैलिटी के लिए क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो फंड के लिए अब यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी चीज़ तीनों में से पूछे सेकेंड एआरसी, ठीक है। सेकेंड एआरसी पहला एक कहा था कि अनटाइड फंड होने चाहिए, मोर डेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट बोरोइंग होनी चाहिए, बोरोइंग के
इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इसमें एक इनोवेटिव बोरोइंग भी हो सकती है, जैसे कि पूल फाइनेंसिंग हो सकता है, ठीक है, पूल फाइनेंसिंग, ठीक है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें इंक्रीज किया जाए, जिससे कि स्टेट के जो है फाइनेंसेस पे कम लोड हो, ठीक है। और स्ट्रेंथन किया जाए यूटिलिटी सर्विसेज का, ठीक है, उसके फीस वगैरह, जैसे यूटिलिटी सर्विसेज जो होते हैं उनके फीस जो होते हैं, और जैसे केरला कर्नाटका कर रहे हैं, उसमें जो है उसी के फीस वगैरह से जो है उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो ये वाला किया जा सकता है, ठीक है। और लीकेज को कम करने के लिए एनुअल ऑडिट होना चाहिए, ठीक है, एनुअल ऑडिट जिसको अभी रिकमेंड किया था हमारे सीएजी ने भी, ठीक है। तो सीएजी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब फंक्शन का आता है, तो फंक्शन में क्या वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो फंक्शन को भी पॉइंटर्स हमें तैयार होने चाहिए कैसे फंक्शन को। तो सब्जेक्ट को डिवॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को डिवॉल्व करें, पैरेलल बॉडीज़ को ख़त्म किया जाए, और जो है उनके जगह पे जो है ये मोर अकाउंटेबल पीआरआईज को बनाया जाए, ठीक है। और फंक्शनरी का जो इशू है उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था। सेकेंड आरसी ने कहा था कि ओन कैडर ऑफ ऑफिसर्स होने चाहिए यहाँ पे हमारे पीआरआईज के पास, ठीक है। और जो है इनके जो है ट्रेनिंग वगैरह भी होनी चाहिए, ठीक है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड होते हैं, उनके क्या होता है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन और पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फंक्शनैलिटी का इशू जो होता है, इसमें क्या होता है ना, एक्सटर्नल चीज़ों को हमें देखना होता है, ठीक है, कि ये तो फंक्शनली जो होता है ये एक्सटर्नल होती है, इसको सॉरी इंटरनल देखना होता है कि इंटरनल कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी की जो इशू है वो किया जा सकता है, फंडिंग लीकेज को कंट्रोल किया करना चाहिए, ठीक है। तो फंड लीकेज जो होते हैं उसके लिए क्या होता है, ऑडिट होने चाहिए, ठीक है, ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग का एक कंपोनेंट है, उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैसूर डिक्लोरेशन एक है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होता है लोकल लेवल पे डिलीवर करने के लिए एम्पावर करना है, ठीक है। ई ग्राम स्वराज जो होता है उसको हमें यूज करके जो है इनकी पेमेंट वगैरह में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे लीकेज की कमी हो जाएगी, ठीक है, लीकेज नहीं होगा, ठीक है। एक पीपल प्लान कैंपेन जो है गवर्नमेंट अभी लेके आई है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत प्लानिंग कमेटी जो होती हैं वो जो होता है मिशन मोड में प्लानिंग करती हैं। तो ये सारे फंक्शनैलिटी के रिकमेंडेशंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से जनरल रिकमेंडेशन, वुमेन के पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए, और ठीक है, एजुकेशन इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब मैंने अभी फंक्शनैलिटी को डील कर लिया, ये जो है इन फंक्शनैलिटी को मैंने यहाँ इश्यूज में डील नहीं किया था, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, तो इसका हम लास्ट में यहाँ मान लो मार्जिन में एक बना सकते हैं कि फंक्शनैलिटी के क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक टॉप टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लो रोल होता है पंचायत का, ठीक है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि नीति आयोग का जो है एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि करप्शन है, ठीक है, करप्शन और लीकेज है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि करप्शन लीकेज है, फंक्शनैलिटी का इशू है। तीसरा क्या है, लैक ऑफ ई सर्विसेज, ठीक है, ई सर्विसेज एट लोकल लेवल। तो इससे क्या होता है कि जो है रीच उनकी कम होती है, ठीक है। ये इश्यूज हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल इशूज जो है उसके वजह से भी फंक्शनैलिटीज के इशू आते हैं, जैसे कि जस्ट 15% ग्राम पंचायत जो है उनमें जो है उन बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। और 20% ऐसे हैं जिनमें जो है अभी तक कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी को हैंडल करते हैं, तो ये फंक्शनैलिटीज के इशू है। और इसी को लास्ट में हमने यहाँ डील कर लिया है। इससे हम एक ब्रॉड जो है, एक ब्रॉड 2 पेज में, ये 1 पेज में नहीं आएगा क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो एक 2 पेज का जो है एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम किसी भी पीवाईक्यू को आसानी से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन में हम वही चीज़ें हैं, हम ठीक है, ये चीज़ें कुछ कीवर्ड यूज कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक, मोर डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
विलेज रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एम हमें अचीव करने में हेल्प करता है, जैसे कि आर्टिकल 40 में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक ब्रॉड जो है एक शॉर्ट नोट तैयार हो गया, और इसको हम लास्ट में जब रिवाइज करेंगे तो फाइनली उसको और शॉर्ट कर लेंगे। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो फिर मैं इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या नोट्स बना रखे थे उसको जो है मैं अभी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको और ब्रॉड क्लियरेंस होगी कि नोट्स कैसे स्ट्रक्चर हों, ठीक है। और पीवाईक्यू को मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।